नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं सुपरफास्ट 100 में। नमस्कार, मैं हूं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत और बड़ी खबर यह है कि नाबालिग लड़की के यौन शोषण के आरोपी आसाराम को अभी जेल में ही रहना होगा। जोधपुर कोर्ट ने एक बार फिर आसाराम की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी है। इसका मतलब यह हुआ कि 30 सितंबर तक आसाराम को जोधपुर सेंट्रल जेल में ही रहना होगा। सुनवाई के दौरान जोधपुर कोर्ट में आसाराम कभी झल्ला उठते थे तो कभी गिड़गिड़ाने लगते थे। जज के सामने कहा उन्होंने कि जेल में उन्हें नींद नहीं आती और दिमाग की नस तो दर्द देती है। जज से वो फिर से जेल नहीं भेजने की गुहार लगाते रहे, लेकिन राहत उन्हें मिली नहीं। अब आसाराम को उम्मीद हाईकोर्ट से है। जोधपुर हाईकोर्ट में आसाराम की जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी है। आसाराम की पैरवी करने के लिए मशहूर वकील राम जेठमलानी दिल्ली से चार्टर्ड प्लेन से जोधपुर पहुंच गए हैं। आसाराम के केस की पैरवी करने में लगे वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने कहा कि आसाराम बेगुनाह हैं और उन्हें बेवजह फंसाया जा रहा है। वो मीडिया पर भी भड़के और कहा कि कुछ पत्रकार जेल जाएंगे तभी समझ में आएगा। प्रेस की बेजवाबदारी है। आपको कुछ मालूम नहीं हकीकत का, न जांच करते हो। देखो कुछ बात नजर में आता है, कहां से वो ठोक देते हो। क्या नुकसान होता है किसी इनोसेंट आदमी का, वो आप सोचते ही नहीं हो। अब तो जब भी दो चार प्रेस के आदमी जेल में जाएंगे तभी समझो। आसाराम की 2 और अर्जियों पर जोधपुर कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। आसाराम ने अपने लिए जेल में महिला वैद्य की मांग रखी है। साथ ही अपने केस की हो रही मीडिया कवरेज पर भी रोक लगाने की अर्जी दी है। इन पर दोपहर के बाद यानी अब से कुछ ही देर के बाद फैसला आना है। उधर आसाराम की तरफ से पीड़ित लड़की के पिता को जान से मारने की धमकी की सीडी भी आसाराम की परेशानी का सबब बन सकती है। हाँ, तो आप जो बात करोगे ठीक करोगे, उसकी बुद्धि को मतलब पैसे देके जो उससे करवाया जा रहा है, तो उसको बोलो बयान बदलने के लिए, ठीक है। नहीं तो सारे छोड़ेंगे नहीं, उसको मार डालेंगे वैसे ही। आसाराम के खिलाफ चार्जशीट दायर करने में अभी वक्त लग सकता है। जोधपुर कोर्ट में पुलिस ने अर्जी देकर चार्जशीट फाइल करने के लिए और मोहलत की मांग की है। जोधपुर पुलिस ने कहा कि केस की फरार आरोपी शिल्पी से पूछताछ नहीं हुई है, इसलिए चार्जशीट फाइल करने में समय लगेगा। आसाराम को राहत नहीं मिली तो उनके सेवादार और केस के दूसरे आरोपी शिवा का भी यही हाल रहा। जोधपुर कोर्ट ने शिवा की भी न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। शिवा को भी आसाराम की तरह 30 सितंबर तक जोधपुर सेंट्रल जेल में ही रहना होगा। उधर जोधपुर के सेशंस कोर्ट में शिवा की एक और अर्जी पर भी आज सुनवाई होनी है। शिवा ने इस अर्जी में कहा है कि जोधपुर पुलिस ने गिरफ्तारी किए बगैर उसे 3 दिनों तक हिरासत में रखा और मारपीट की। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में आसाराम के समर्थकों और साधकों ने गुंडई दिखाई और इंडिया न्यूज की टीम को कवरेज करने से रोका। इंडिया न्यूज के रिपोर्टर जब छिंदवाड़ा आश्रम के कवरेज के लिए गए तो उनके साधकों ने उन्हें रोक दिया और कैमरा भी बंद करवा दिया। उधर कल ही छिंदवाड़ा में आसाराम आश्रम के साधकों के खिलाफ पत्रकारों ने धमकी देने का केस दर्ज करवाया है। दरअसल इन साधकों ने ग्रामीणों के साथ मारपीट की थी। जो मीडिया कवरेज करने पहुंचा तो आसाराम समर्थकों ने बदसलूकी की और देख लेने की धमकी भी दी। आसाराम के समर्थकों ने अब इंडिया न्यूज के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी है। आसाराम समर्थक पर्चियां बंटवाकर इंडिया न्यूज को लॉक करने और इस चैनल को न देखने की अपील कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर हिंसा के करीब 3 हफ्ते बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह यहां का जायजा लेने पहुंचे। उनके साथ कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह भी थे। तीनों ने हिंसा प्रभावित लोगों से मुलाकात भी की। मुजफ्फरनगर हिंसा पीड़ितों से मिलने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि ये घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने इशारों में ही राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जानमाल की रक्षा करना इनका फर्ज है। बहुत बड़ी घटना है सपोर्ट मिलनी चाहिए और साथ ही साथ मुजफ्फरनगर पहुंची कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने हिंसा से प्रभावित लोगों से मुलाकात की। यहां वो कई महिलाओं से मिली और उनकी पीड़ा से रूबरू हुई। अपनी कहानी बयां करते करते कई महिलाएं रो पड़ी। मुजफ्फरनगर पहुंचे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी हिंसा पीड़ितों का हालचाल जाना। बैरिकेडिंग के करीब जाकर उन्होंने लोगों का दर्द सुना और इन्हें सांत्वना दी। सोनिया गांधी और राहुल गांधी मुजफ्फरनगर के तावली गांव भी पहुंचे। सुरक्षा घेरा तोड़कर यहां उन्होंने हिंसा के चलते प्रभावित लोगों से मुलाकात की। सोनिया राहुल ने राहत कैंप का भी दौरा किया और लोगों को भरोसा दिलाया कि उनकी हर मुमकिन मदद की जाएगी। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के मुजफ्फरनगर दौरे पर यूपी सरकार में मंत्री आजम खान ने तीखा हमला बोला है। प्रधानमंत्री जी आए हैं, अच्छी बात की है उन्होंने, चुनाव करीब है, उन्हें ऐसा करना भी चाहिए था। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने पीएम और सोनिया के मुजफ्फरनगर दौरे पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यह दौरा वोट बैंक को ध्यान में रखकर किया गया कि वो दुख दर्द बांटने नहीं आए हैं, बल्कि वो
अपनी उसी नीति के अनुसार चल रहे हैं कि अल्पसंख्यक मतों में उनके मन में भय उत्पन्न करके उनके मतों का ध्रुवीकरण कर सकें। मुजफ्फरनगर हिंसा को लेकर आज यूपी विधानसभा के अंदर और बाहर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। उनके विपक्षी दल बीएसपी समेत बीजेपी आरएलडी ने भी कोहराम मचाया। हत्यारी सरकार को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, हत्यारी कानून व्यवस्था। मुजफ्फरनगर मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने कहा कि हिंसा रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई। यूपी सरकार ने यह भी कहा कि हिंसा के दौरान फंस गए लोगों को भी पूरी राहत पहुंचाई गई। एक जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से रिपोर्ट तलब की थी। सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरनगर हिंसा पर केंद्र सरकार से भी रिपोर्ट तलब की है, जिसमें केंद्र ने कोर्ट में कहा है कि मौके पर 78 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्सेज भेजी गईं। केंद्र सरकार की तरफ से भी कहा गया कि पीएम रिलीफ फंड से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख का मुआवजा भी दिया गया। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि मुजफ्फरनगर हिंसा में 13 सितंबर तक 44 लोगों की मौत हुई, वहीं 97 लोग घायल हुए हैं। उधर मुजफ्फरनगर से लोगों के पलायन करने का सिलसिला जारी है। गाजियाबाद के लोनी इलाके में हजारों लोग आकर रुके हुए हैं। यहां पहुंचे लोगों का हाल जानने के लिए शासन प्रशासन का कोई अधिकारी नहीं आया। गृह मंत्रालय ने देश के 12 राज्यों को अलर्ट जारी किया है। आईबी के इनपुट के बाद गृह मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में सांप्रदायिक हिंसा की साजिश रची जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले राज्यों को खास तौर पर सतर्क रहने के लिए कहा गया। गृह मंत्रालय ने 12 राज्यों के 45 शहरों को लेकर यह अलर्ट जारी किया है। इन राज्यों में यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, ओडिशा और कर्नाटक शामिल हैं। इनके बड़े शहरों में हिंसा हो सकती है। आज छत्तीसगढ़ पहुंचे लालकृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ की। आडवाणी का ये रुख इस मायने में खास है क्योंकि मोदी को पीएम उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर आडवाणी खुलकर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। जिनको के पार्टी ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत किया है, उस श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात प्रदेश में, जिस गुजरात प्रदेश से मैं भी सांसद हूं, मैं भी आज संसद में प्रतिनिधित्व करता हूं गुजरात प्रदेश का, उस प्रदेश ने सबसे पहले यह उपलब्धि प्राप्त की कि कोई गांव न बचे गुजरात का जहां पर बिजली का प्रकाश सब लोगों को, सब नागरिकों को, सब किसानों को न पहुंच सके। दरअसल लालकृष्ण आडवाणी आज छत्तीसगढ़ के कोरबा में 500 मेगावाट की एक बिजली परियोजना का लोकार्पण करने पहुंचे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री रमन सिंह सहित बीजेपी के कई दिग्गज नेता वहां मौजूद थे। इससे पहले बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार बनने के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से नरेंद्र मोदी और लालकृष्ण आडवाणी एक साथ दिखे। रविवार रात वकील राम जेठमलानी के जन्मदिन पर दोनों पहुंचे थे। यहां मोदी ने आडवाणी के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। पीएम कैंडिडेट बनने के बाद अब मोदी को कानपुर से चुनाव लड़ाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। कानपुर बीजेपी ने इस संबंध में एक प्रस्ताव पास करके केंद्रीय नेतृत्व को भेजा है। बीजेपी नेता चाहते हैं कि मोदी कानपुर से केंद्रीय सत्ता पर कब्जे की लड़ाई शुरू करें। पीएम कैंडिडेट बनने के बाद नरेंद्र मोदी गूगल इंजन पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले शख्स बन गए हैं। पीएम कैंडिडेट बनने के बाद गूगल पर मोदी को करीब 1 अरब 78 करोड़ लोगों ने सर्च किया। यह आंकड़ा ओबामा को सर्च करने वालों से कहीं ज्यादा है। नारोदा पाटिया दंगे की दोषी गुजरात की पूर्व मंत्री माया कोडनानी को अभी भी गुजरात सरकार बचाने में लगी है। माया को 28 साल की जेल हुई है और एसआईटी उन्हें फांसी की सजा देने की अर्जी ऊपरी अदालत में लगाना चाहती है, लेकिन मोदी सरकार इसके लिए इजाजत नहीं दे रही। कृषि मंत्री शरद पवार आगे अब कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। नागपुर में उन्होंने इस बात का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मैंने 46 साल संसदीय पॉलिटिक्स की। This year I will complete 46 years in parliamentary politics. अभी मुझे चिंता नहीं, अभी मैं कॉन्टेस्ट करने वाला नहीं, इसलिए तो बिल्कुल ही चिंता नहीं। पीएम मनमोहन सिंह 21 सितंबर को जयपुर मेट्रो के फर्स्ट फेज के सेकंड पार्ट का शिलान्यास करेंगे। पीएम के राजस्थान दौरे को देखते हुए मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने शिलान्यास की तारीख 18 से बदलकर अब 21 कर दी है। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान ने लोकसभा चुनाव में तीसरे मोर्चे की संभावना से इनकार किया है। मोदी के मुद्दे पर बोलते हुए पासवान ने कहा कि लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए उनकी पार्टी कांग्रेस के साथ है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने भूमि अधिग्रहण बिल की जमकर तारीफ की है। रमेश ने कहा है कि अगर ये बिल नक्सल प्रभावित इलाकों में लागू हुआ 5 से 6 सालों में ही बदलाव दिखने लगेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जादू उनके गृहनगर जोधपुर में उस वक्त नहीं चला जब वो अंडरपास का उद्घाटन करने पहुंचे। यहां
गहलोत जनसभा को संबोधित करने वाले थे, लेकिन भीड़ नहीं जुटने की वजह से वो अपना भाषण दिए बगैर लौट गए। एमपी बीजेपी में टिकटों के बंटवारे को लेकर गुटबाजी देखी जा रही है। उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अपने बेटे दीपक को टिकट दिलाना चाहते हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी के नेता विक्रम वर्मा ने इस मसले पर चुटकी लेते हुए कहा कि बच्चे को जन्मदिन पर टॉफी दी जाती है। चुनावी घड़ी नजदीक देखते हुए छत्तीसगढ़ के रायपुर में यादव समुदाय के लोगों ने महासम्मेलन का आयोजन कर 5 टिकटों की मांग की है। इसमें मुख्यमंत्री रमन सिंह भी शिरकत करने पहुंचे। रमन सिंह ने यादव समाज की मांग को चुनाव समिति की बैठक में रखने की बात कही। जेएनयू में हुए छात्र संघ चुनाव के नतीजों का ऐलान कर दिया गया है। आईसा ने 4 सीटों पर कब्जा करके जीत हासिल की है। अध्यक्ष पद पर अकबर चौधरी ने जीत हासिल की है। जीत के बाद जेएनयू परिसर में जीत का जश्न मनाया गया। हरियाणा के रादौड़ में रविवार को सीएम हुड्डा के जन्मदिन पर विकास रैली का आयोजन किया गया। सांसद नवीन जिंदल की अगुवाई में हुई इस रैली में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा जारी है। यात्रा के तहत रविवार को सीएम ने जबलपुर के शाहपुरा में एक जनसभा को संबोधित भी किया। अपने संबोधन में सीएम कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते नजर आए। राजस्थान के डांगियावास में पाली से कांग्रेस सांसद बद्रीराम जाखड़ ने एक कार्यक्रम में लोगों को 500 और 1000 रुपए के नोट बांटे। सांसद ने मंच से खुलेआम कहा कि नोट लो और वोट दो। पटना में पुलिस ने सीएम नीतीश कुमार को पर्चे चिपकाकर धमकी देने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक इस शख्स ने कई जगह धमकी भरे पर्चे चिपकाए थे। इंडिया न्यूज पर दिखाई गई पुलिस अपराधियों की मीटिंग को लेकर यूपी सरकार सख्त हो गई है। सरकार के कद्दावर मंत्री शिवपाल यादव ने कहा कि किसी भी थाने में अपराधियों की एंट्री बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इस मामले की जांच की जाएगी। दरअसल लखनऊ के एक होटल में पुलिस ने अपराधियों की मीटिंग के बाद इस मामले ने तूल पकड़ा। यूपी में अलीगढ़ के डीएम राजीव रौतेला ने शहीदों को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारा देश विलाप करने वाला देश है। अफगान में 5000 अमेरिकी सैनिक मरे, लेकिन आपने नहीं सुना होगा कि उनके परिजन रो रहे हैं। मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती दिलीप कुमार की तबीयत में सुधार हुआ है। बुखार और बेचैनी की शिकायत पर उन्हें रविवार रात 9 बजे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी पत्नी सायरा बानो ने कहा कि दिलीप साहब अब ठीक हैं। दिलीप साहब की तबीयत अच्छी है, स्टेबल है। शुक्र है अल्लाह का। आप सब इससे परेशान हैं, आप सब दुआ करें कि और अच्छे हो जाए। सायरा बानो ने मीडिया को बताया कि 14 साल पहले दिलीप साहब की ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी और 2 दिन पहले उन्हें बुखार आया था। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स की जगह गलती से हेपेटाइटिस बी के टीके की दवा पिला देने से 67 बच्चे बीमार हो गए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जांच के आदेश देते हुए 4 स्वास्थ्य कर्मियों को निलंबित कर दिया है। आज रुपए में मजबूती देखी जा रही है। $1 के मुकाबले रुपए ने 62.50 तक का आंकड़ा छुआ है। शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 63.49 पर बंद हुआ था। केदारनाथ के बाद अब बद्रीनाथ यात्रा जल्द शुरू करने की कवायद शुरू हो गई है। 16 जून की त्रासदी के बाद से बद्रीनाथ हाईवे बंद पड़ा है, जिसे ठीक करने का काम चल रहा है। बीआरओ अलकनंदा नदी में पुल बनाने की कवायद में जुटा है। केदारनाथ धाम में साफ सफाई के दौरान मलबे से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक कैश बॉक्स मिला है, जिसमें 1,90,00,000 रुपए बरामद हुए। केदारनाथ में घाटी के विकास के लिए सरकार ने केदारनाथ विकास प्राधिकरण का गठन किया है। सरकार के मुताबिक इस इलाके में अब कोई भी निर्माण बगैर इजाजत के नहीं होगा। दिल्ली में फिर एक दरिंदगी का मामला सामने आया है। साउथ वेस्ट दिल्ली में नारायणा पार्क में 4 साल की एक बच्ची से रेप किया गया। वेस्ट दिल्ली के हरिनगर पार्क में 9 सितंबर को हुए रेप के मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली है। यहां 11वीं की एक छात्रा से चाकू की नोक पर रेप किया गया था। लड़की के दोस्त को बदमाश ने जान से मारने की बात कहकर भगा दिया था। झारखंड के तमाड़ में एक महिला को 50,000 में बेचने और उसके साथ गैंगरेप करने का मामला सामने आया। महिला ने बताया कि उसे रांची के दलालों ने काम दिलाने के नाम पर यूपी में गाजीपुर में बेच दिया। छत्तीसगढ़ में जशपुर के एक अस्पताल में नाबालिग से रेप का मामला सामने आया है। रेप का आरोप अस्पताल के कंपाउंडर पर लगा है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। समस्तीपुर में महिला पुलिसकर्मी से रेप की कोशिश करने के आरोप में 2 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया। मुंबई से सटे ठाणे में एक मनचले ने एक लड़की पर चाकू से जानलेवा हमला बोल दिया। गंभीर रूप से जख्मी लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इसकी वजह एक तरफा प्यार को बताया।
के सीकर की एक मासूम से रेप के 1 साल बाद भी पुलिस ने आरोपियों की पहचान परेड तक नहीं कराई है। दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती पीड़ित के 18 ऑपरेशन हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा में कार लोगों के गुस्से की आग में जलकर खाक हो गई। दरअसल यहां गणपति विसर्जन के दौरान कार ने 2 लोगों को टक्कर मारकर जख्मी कर दिया। हादसे पर गुस्साए लोगों ने कार को आग के हवाले कर दिया। झारखंड के धनबाद में जमकर बवाल हुआ। यहां झरिया इलाके में छेड़छाड़ के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर रोड जाम कर रहे लोगों ने पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और टीटी के बीच टिकटों को लेकर हुई कहासुनी देखते ही देखते हंगामे में तब्दील हो गई। टिकटों की अवैध वसूली को लेकर आरपीएफ के कुछ जवान टीटी से बहस करने लगे, जिसके बाद सभी टीटी भी एकजुट हो गए। इसके बाद स्टेशन पर काफी देर तक हंगामा होता रहा। विदिशा में छेड़खानी के बाद हुई नाबालिग की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। परिजनों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सिविल लाइंस थाने के बाहर जमकर हंगामा किया। डीजे बंद कराने को लेकर गोरखपुर में जमकर हंगामा हुआ। गणेश विसर्जन को जा रहे लोगों पर पुलिस ने जमकर लाठियां भाजी। दरअसल पुलिस ने लोगों को डीजे बंद करने को कहा, लेकिन लोगों ने पुलिस की बात अनसुनी कर दी। जम्मू में एक सीआरपीएफ जवान की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। यहां पुलिस कंट्रोल रूम से फायरिंग की आवाज सुनाई दी, जहां से एक जवान जख्मी निकला। जवान ने बाद में अस्पताल में दम तोड़ दिया। फरीदाबाद में एक बेकाबू ट्रक 4 मजदूरों पर चढ़ गया। ट्रक की चपेट में आने से सड़क किनारे सो रहे 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने अस्पताल में दम तोड़ा। एक जख्मी मजदूर का अस्पताल में इलाज चल रहा है। राजस्थान के बीकानेर में एक हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और मरीज के घर वालों के बीच मारपीट ने तूल पकड़ लिया। आरोपी परिजनों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए प्रदेश के 6 मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। मुरादाबाद में रहस्यमय बीमारी का कहर जारी है। जिला अस्पताल में मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। यहां भोजपुर इलाके में पिछले 15 दिनों में ये बुखार 15 लोगों की जान ले चुका है। फरीदाबाद में पुलिस ने एक जालसाज को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए जालसाज के पास से कई एजुकेशन इंस्टीट्यूट के 100 से ज्यादा फर्जी सर्टिफिकेट जब्त किए गए। झारखंड के हजारीबाग में भूख से मां बेटी की मौत का मामला सामने आया है। शेखा गांव में हुई मां बेटी की मौत के बाद सरकारी अमला अनाज लेकर उनके घर पहुंचा और अंतिम संस्कार के लिए कुछ पैसे मुहैया करा दिए गए, लेकिन पहले किसी ने भी इनकी सुध नहीं ली। एमपी के सिंगरौली में एक 7वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्र की मौत के बाद पीड़ित परिवार न्याय के लिए अमर अनशन पर बैठ गया है। परिवार ने एक महिला टीचर पर आरोप लगाया कि वो उसे गरीबी और पुराने कपड़े पहनने पर ताने देती थी। असम के उदलगुरी जिले में जंगली हाथियों का कोहराम जारी है। बीती रात हाथियों का एक झुंड गांव में घुसा और 4 लोगों को रौंद दिया। 4 की मौत हो गई। इस इलाके में कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं, लेकिन प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है। पंजाब में रविवार शाम आया आंधी तूफान ने सबको डरा कर रख दिया। तेज तूफान से यहां एक एकता नगर इलाके में एक मोबाइल टावर गिर गया। मध्य प्रदेश के हरदा में इंदिरा सागर बांध से प्रभावित लोगों का जल सत्याग्रह खत्म हो गया है। सैकड़ों आंदोलनकारियों की कुछ मांगे माने जाने के बाद आंदोलन को खत्म किए जाने की घोषणा की गई है। जल सत्याग्रह 1 सितंबर से शुरू हुआ था। लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर बदहाली का आलम देखने को मिल रहा है। यहां यात्रियों के लिए पीने के पानी का इंतजाम नहीं है। स्टेशन पर लगे सारे नल खराब पड़े हैं। दिल्ली की कैलाश कॉलोनी में आयुर्वीटा हेल्थ केयर का नया सेंटर खोला गया। आयुर्वीटा में मोटापा, डायबिटीज और पेट से जुड़ी बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक तरीके से किया जाता है। आम का सीजन जा चुका है, लेकिन वाराणसी में फलों की दुकान पर आमों की बहार है। ये आम पाकिस्तान से आए हैं, जिनकी कीमत 180 से 250 रुपए किलो के बीच है। मुंबई में गणेशोत्सव के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एकता और भाईचारे का संदेश दिया है। यहां गणपति मूर्ति की स्थापना कर बप्पा की पूजा की गई।